गया। 3 people waiting in room। अच्छा, जो कल हमने डिस्कस किया था वो यहाँ तक किया था, यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। हमने यहाँ सिलेक्शन आज पढ़नी है। सही हो गया। यहाँ तक हमने लास्ट क्या पढ़ा था? मेंडल्स के लॉ आपको बताया और फिनोटाइप एंड जीनोटाइप में फर्क हमने पढ़ा था। ठीक हो गया। यहाँ तक हमने किया था। आज हमने करनी है सिलेक्शन से, हम शुरू करेंगे। यहाँ से आज हमारी क्लास चलेगी। अभी सिलेक्शन क्या होती है? सिलेक्शन बोला जाता है चूजिंग ऑफ बेस्ट एनिमल फॉर ब्रीडिंग। ठीक हो गया। कि बेस्ट एनिमल को जो चूज किया जाता है उसको सिलेक्शन बोला जाता है। सही हो गया। तो ये डेफिनेशन पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ। कीप द बेस्ट एंड कल द पुअरेस्ट। कल बोला जाता है रिजेक्शन को। के कि जो बेस्ट है उसको आप जो है ना रखें अपने पास, और जो पुअर है उसको रिजेक्ट करें। तो ये ओवरऑल किसका है? सिलेक्शन की जो है ना डेफिनेशन है। अभी है इसके मेथड्स डिफरेंट। ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा व्यू में ना पूछा जाता है। इस दफा तो बहुत दफा पूछा गया था सिलेक्शन के मेथड। तो फिर तो वो सब अपने हिसाब से बता रहे थे, बट ये थ्योरेटिकल यही है जो अभी आपके सामने है। ठीक है, इनको हम पढ़ते हैं। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ कोई इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह हो। ये जस्ट बता रहा हूँ किस लिए, वो भी आगे बताता हूँ। आपने याद रखना है, पहला जो मेथड है सिलेक्शन ऑफ एनिमल को ब्रीडिंग करने के लिए, वो है टेंडम सिलेक्शन। ठीक है। एक है टेंडम सिलेक्शन, दूसरा है इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड, तीसरा है टोटल स्कोर या सिलेक्शन इंडेक्स मेथड। ये तीन मेथड यूज किए जाते हैं जब एनिमल को सिलेक्ट किया जाता है ब्रीडिंग पर्पस के लिए। ठीक हो गया। अभी टेंडम सिलेक्शन किसे कहते हैं? टेंडम सिलेक्शन होती है कि किसी आप एक ट्रेट को इम्प्रूव करें एट द टाइम। मतलब एक किसी स्पेसिफिक टाइम में एक ट्रेट को जो है ना आप इम्प्रूव करें या सिलेक्ट करें, उसको कहा जाता है टेंडम सिलेक्शन। किस तरीके से? ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखे, इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ ओनली वन ट्रेट एट अ टाइम। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये होगा कि जैसे सिलेक्शन की जाती है कि भाई वो एनिमल मिल्क कितना देता है, या उसकी फैट की परसेंटेज क्या है, उसका बॉडी का वेट क्या है। ये तीन चार चीजें देखी जाती हैं सिलेक्शन में। ठीक हो गया। तो जब आप किसी स्पेसिफिक एक चीज को लेके एक टाइम पे सिलेक्ट करें, उसको टेंडम सिलेक्शन कहा जाता है। मतलब पहले आप कह रहे हैं कि भाई इसकी मिल्क की प्रोडक्शन ठीक हो, फिर आप जाएंगे, जब ये इम्प्रूव हो जाएगा उसके बाद आप जाएंगे फैट के ऊपर, फिर आप जाएंगे उसकी बॉडी के वेट के ऊपर। तो एक एक करके आप जो है ना पहले उसको सिलेक्ट कर रहे हैं या इम्प्रूव करवा रहे हैं सिलेक्शन के लिए, तो उसको बोला जाता है टेंडम सिलेक्शन। ये आपने जहन में बिठाना है। टेंडम सिलेक्शन क्या होता है कि किसी एक टाइम में किसी एक ट्रेट को सिलेक्ट किया जाता है या इम्प्रूव किया जाता है, उससे टेंडम सिलेक्शन कहा जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेस एफिशिएंट मेथड माना जाता है। ठीक हो गया। दूसरा आपने याद रखना है, इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड किससे कहा जाता है? इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड होता है कि इसमें आपने एक स्टैंडर्ड बनाना है, मिनिमम स्टैंडर्ड आपने एक फिक्स करना है हर ट्रेड का। उसकी बुनियाद पे आपने एनिमल को सिलेक्ट करना है। अभी किस तरीके से स्टैंडर्ड बनाएंगे? आपने फॉर सपोज जो है ना क्या कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड बनाया कि भाई ये मिल्क जो एनिमल है, अगर फीमेल आप सिलेक्ट कर रहे हो कि भाई ये 10 लीटर्स मिल्क देगी। ठीक हो गया। फैट है, इसमें फैट की इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, फर्टिलिटी ये होनी चाहिए। तो ये अभी तीन चार चीजों की आपने स्टैंडर्ड बना दिया। अगर कोई एनिमल इस पे पूरा जो है ना उतरता है तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे, अगर जो है ना पूरा नहीं उतरता तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये होता है इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड। इसमें क्या होता है, आप स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं हर ट्रेड का। ये एग्जांपल भी दिया हुआ है, अज्यूम दैट मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मिल्क यील्ड 10 लीटर्स पर डे, फैट 5%। पर बट काऊ क्या दे रही है? 50% लीटर मिल्क दे रही है पर डे में, एंड 4% उसने फैट गेन किया। तो ये क्या था, हमने फैट की स्टैंडर्ड रखा था मिनिमम 5%, बट उसने 4% किया। तो ये इसको कल कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसने जो स्टैंडर्ड हमने रखा था उस पे ये पूरा नहीं उतरा।
तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है या मेथड को कहा जाता है इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड, जिसमें आप जो है ना एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक एनिमल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तीसरा है टोटल स्कोर मेथड या सिलेक्शन इंडेक्स मेथड। ठीक हो गया। इसमें क्या चीज होती है, इसमें आप हर ट्रेड को कंबाइन लेके चलते हैं एक ही साथ। वहां पे आपने देखा हम स्टैंडर्ड बना रहे थे, और जो ऊपर वाला पहला था उसमें हमने टेंडम में एक ट्रेड उठाया हुआ था, बट यहाँ पे आपने हर ट्रेड को साथ में लेके चलना है, उसके बाद उसका टोटल स्कोर बनाना है, और जो है ना उसकी कैलकुलेशन करनी है, जो जिसका स्कोर हाई होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये मेथड होता है बेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन। एमसीक्यूज यहाँ से कैसे आ सकता है, इनके नाम आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। आपको ऑप्शन में शायद नाम कभी भी दे दे तो आपके पढ़े हुए लाजमी होने चाहिए कि ये तीनों हमने पढ़े थे। बाकी आपने यहाँ से एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज आपका ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर ब्रीडिंग एनिमल, या फॉर सिलेक्शन ऑफ एनिमल फॉर ब्रीडिंग पर्पस। तो आपने याद रखना है सिलेक्शन इंडेक्स मेथड। ये वाला एमसीक्यूज आपने जहन में बैठाना है, इसलिए मैंने आपको ये तीनों पढ़ाए ताकि आपको ये तीसरा भी समझ आ जाए। बट एमसीक्यूज आपका यहाँ से बनता है कि कौन सा मेथड बेस्ट है एनिमल को सिलेक्ट करने के लिए, ब्रीडिंग पर्पस के लिए। तो ये तीनों मेथड हैं, तीनों में से कौन सा बेस्ट कहलाता है, वो होता है सिलेक्शन इंडेक्स मेथड कहलाता है, जो बेस्ट मेथड कहलाता है ब्रीडिंग पर्पस के लिए सिलेक्ट करने को एनिमल को। ठीक हो गया। ये आपने जहन में बैठाना है। बाकी अगर कोई चीजें भूल जाते हैं, कोई जो है ना इतनी ज्यादा चीजें वो नहीं है। ठीक हो गया। तो कौन सा अगर पूछा जाए बेस्ट है तो वो है सिलेक्शन इंडेक्स मेथड। डन हो गया। उसके बाद जो है ना और कौन सी चीजें सिलेक्ट करने के लिए मदद देती हैं, ये भी टर्मिनोलॉजी थोड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। नंबर वन है इंडिविजुअल सिलेक्शन, जिसे मास सिलेक्शन भी कहा जाता है। इंडिविजुअल है, वर्ड इंडिविजुअल का मतलब है हर एक अलग अलग। ठीक हो गया। तो ये पेपर के हवाले से टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, हर एक एनिमल की अलग अलग परफॉर्मेंस देखकर आप जब एनिमल को सिलेक्ट करते हैं उससे कहा जाता है इंडिविजुअल सिलेक्शन। ठीक हो गया। ये इसका कंसेप्ट था। दूसरा है पेडिग्री सिलेक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी पेपर के हवाले से। पेडिग्री सिलेक्शन कौन सी होती है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एंसेस्टर्स, जो उसके अबाव अजदाद हैं, एंसेस्टर्स हैं एनिमल के, उनको आप देखकर इस जो एनिमल आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस पे जो है ना जोर लगाएं या सिलेक्ट करने के लिए जाए, तो उसे कहा जाता है पेडिग्री सिलेक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आपने याद रखना है। पेडिग्री सिलेक्शन में आपने एंसिस्टर्स का कीवर्ड याद रखना है। जब स्टेटमेंट में आ गया कि जब एनिमल के जो है ना इको आ रहा है, अच्छा सबको आ रहा है या भाई को आ रहा है इको? वॉल्यूम थोड़ा डाउन कर लेते हैं लैपटॉप का। अच्छा अभी आप मुझे बताएं, सबके पास इशू है? अच्छा आवाज सही है। फिर शायद आपकी मोबाइल में शाहनवाज इशू हो, वहां पे आप थोड़ा वॉल्यूम को डाउन कर दें। अच्छा चलो। पेडिग्री सिलेक्शन क्या होती है, जब एंसिस्टर्स की परफॉर्मेंस को देखकर आप उस एनिमल को जज करते हैं तो उसे कहा जाता है पेडिग्री सिलेक्शन। ये कीवर्ड आपने जहन में बिठाना है एंसिस्टर का। ठीक हो गया। जब भी स्टेटमेंट में आ जाए कि एंसिस्टर्स की परफॉर्मेंस पे एनिमल को जब सिलेक्ट किया जाता है उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो वो होती है पेडिग्री सिलेक्शन। ठीक हो गया। तीसरी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है प्रोगनी टेस्टिंग। ठीक हो गया। प्रोगनी वर्ड का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग्स। क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग्स। जो उसकी यंग वंस हैं, औलाद है, चिल्ड्रेंस हैं, कोई भी वर्ड आप यूज करें उनको ऑफ स्प्रिंग्स कहा जाता है। तो ऑफ प्रोगनी टेस्टिंग किसे कहते हैं, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्रोगनी। तो जितने उनकी ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनको देखकर जब आप एनिमल को सिलेक्ट करते हैं तो उससे कहा जाता है प्रोगनी टेस्टिंग। ठीक हो गया। ये पेडिग्री और प्रोगनी टेस्टिंग आपने जहन में बिठानी है। एमसीक्यूज के हवाले से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एंसिस्टर की परफॉर्मेंस पे जो है ना एनिमल को सिलेक्ट किया जाए तो उससे बोला जाता है पेडिग्री सिलेक्शन। एंड प्रोगनी या ऑफस्प्रिंग का वर्ड दे दे, उनकी परफॉर्मेंस पे जो एनिमल को जब सिलेक्ट किया जाता है तो उसे प्रोगनी टेस्टिंग कहा जाता है।
फैमिली है तो फैमिली भी ये जो है ना अपने नाम से जाहिर है, तो ये कभी पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल में भी स्टेटमेंट में आपको इंडिविजुअल का वर्ड देगा, तो आप खुद पहचान जाएंगे कि ये तो इंडिविजुअल ऑप्शन होगा। अगर फैमिली होगा तो उसमें भी क्या है, कोलेटरल रिलेटिव सारे सब जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देख के जब सिलेक्ट किया जाता है उसे फैमिली सिलेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ से सिर्फ दो आपने जहन में बिठानी है, एक है पेडिग्री, दूसरी है प्रोगनी। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पेडिग्री में एंसेस्टर्स आएंगे और प्रोगनी में जो है ना ऑफ स्प्रिंग्स वगैरह आएंगे, यहाँ उसके यंग वंस आएंगे। ठीक हो गया, यहां तक आपने बैठाना है। और सायर को क्या कहा जाता है, हाफ ऑफ द हर्ड। ये मेल जो है ना अडल्ट काऊ का जो होता है, अडल्ट मेल जो ब्रीडिंग के लिए होता है उसे सायर कहा जाता है। तो इसके लिए हाफ ऑफ द हर्ड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादा ऑफ स्प्रिंग्स वगैरह पैदा करता है। तो ये एक लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, तो ये भी एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट है। तो सायर को सिलेक्ट करने के लिए प्रोगनी टेस्ट यूज की जाती है, और प्रोगनी हम पढ़ चुके हैं कि उसके ऑफ स्प्रिंग्स को देखकर अगर आप किसी फार्म के लिए सायर परचेज कर रहे हैं या सायर लेके जा रहे हैं, तो आप पहले उसके ऑफ स्प्रिंग्स को देखेंगे कि इससे पहले जो चिल्ड्रेंस या बेबीज या काफ्स जो है ना पैदा किए हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे है, फिर जाके आप सायर को सिलेक्ट करेंगे। तो प्रोगनी टेस्टिंग सायर को सिलेक्शन करने के लिए यूज की जाती है। ठीक हो गया, ये आपने कुछ सिलेक्शन के हवाले से मैंने आपको बताई। यहाँ से ये पेडिग्री और प्रोगनी आपने जहन में बिठाना है। और यहाँ से आपने याद रखना है कि मेथड कौन सा जो है ना बेस्ट है, वो है सिलेक्शन इंडेक्स मेथड, जो आपने जहन में बिठाना है एमसीक्यूज के हवाले से। उसके बाद चीजें हम पढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर एंड ट्रांसलोकेशन, ये भी जो है ना डेफिनेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। इनको अभी हम समझते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। दोनों में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स। ठीक हो गई, ये बात तय हो गई। अभी हम समझते हैं होमोलागस क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं या नॉन होमोलागस। होमो का हमेशा वर्ड याद रखिएगा, की वर्ड है ये। होमो जब भी लगेगा इसका मतलब होगा सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। हेटीरो का क्या मतलब होता है, HETERO। हेटीरो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक हो गया, तो ये कीवर्ड है, आपको पहचानने में मदद देता है। ठीक हो गया, होमो है तो मतलब इसका क्या होगा कि सेम क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया, सेम क्रोमोसोम। अभी क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके हमने पढ़े थे वो पेयर्स में होते हैं, जैसे हमने वहां पे आपको बताया भी था डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन हैप्लॉइड में, कि क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर में। ठीक हो गया, उस हर पेयर में क्या होता है कि जो है ना क्रोमेटिड्स मौजूद होती हैं। एक थिन लेयर होता है क्रोमोसोम्स में जिसे क्रोमेटिड्स कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये आपने ध्यान में बिठाना है, ताकि मैं आपको थोड़ा डिवाइड करके बता रहा हूँ ताकि आपको डेफिनेशन कवर हो जाए। ठीक हो गया, ये सेम क्रोमोसोम्स हो गए, मतलब सेम ये इस तरीके से हुए कि एक आएगा क्रोमोसोम पेरेंट से और फादर से, और एक आएगा आपका मदर से। तो ये सेम क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक हो गया, एक आएगा फादर से, एक आएगा मदर से, तो इनको कहा जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स या सेम क्रोमोसोम्स। उसके बाद क्या होता है कि ये आपने याद रखना है नॉन सिस्टर। ठीक हो गया, सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स को समझते हैं। सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या फर्क होता है कि क्रोमेटिड्स मैंने जैसे बताया कि ये पार्ट होते हैं क्रोमोसोम्स के, मतलब थिन पार्ट्स होते हैं एक जो है ना, उन्हें क्रोमेटिड्स कहा जाता है। तो एक क्रोमोसोम पे दो क्रोमेटिड्स मौजूद होती है। सिस्टर क्रोमेटिड्स उन्हें कहा जाता है जब ये क्रोमोसोम्स जो है ना सेम क्रोमोसोम से जो है ना ली गई हो। क्रोमेटिड्स सेम क्रोमोसोम से ली गई हो तो उसे कहा जाता है सिस्टर। अगर डिफरेंट है तो उसे कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है, नॉन सिस्टर किसे कहा जाता है, डिफरेंट हो। नॉन का वर्ड का मतलब ही ये है कि जब वो डिफरेंट हो, मतलब कि एक आए फादर से क्रोमोसोम्स, दूसरा आए मदर से। ठीक हो गया, तो ये हो गए अभी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक हो गया, कि क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स पे मौजूद होती हैं, एक यहाँ पे होगी एक यहाँ पे होगी, तो अलग अलग जब आएंगी तो इनको कहा जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर दोनों ही फादर से आएंगी, यहाँ पे भी फादर है, यहाँ पे भी फादर है, यहाँ से दोनों से, सॉरी फादर है यहाँ पे भी, तो फिर ये हो जाएंगी ना हो सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि एक ही जो है ना पेरेंट्स से ये आ रहे हैं।
तो ये आपने जहन में बिठाना है। बट ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे नहीं, मैं जस्ट आपको ये डेफिनेशन कवर करवाना चाहता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसमें चीज क्या याद आपने रखनी है, इसमें दोनों में क्या होता है, एक्सचेंज होती है। मतलब क्रोमोसोम्स जब आपस में मिलते हैं तो वो आपस में मिलके आप खुद में एक जो है ना जीन्स वगैरह शेयर करते हैं क्रोमोसोम्स में। जैसे एक पेपर आपने दिया, एक मैथमेटिक्स का एक साइंस का, पेजेस दोनों निकाल दिए, उनको तोड़ दिया, तो फिर आपस में मिक्स किया तो आपके पास साइंस का भी एक टुकड़ा आ गया, मैथ का भी आ गया। तो क्या हो गया, ये आपका आपने एक्सचेंज कर दिया। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स भी आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, जो मदर से आते हैं या जो फादर से आते हैं, तो उनको एक क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो यहां से कीवर्ड आपने क्या याद रखना है, क्योंकि ये डेफिनेशन दोनों सेम है। ठीक हो गया। याद क्या चीज रखनी है, अगर स्टेटमेंट में आ गया होमोलागस क्रोमोसोम्स, सेम क्रोमोसोम्स, तो क्या होगा, आपकी होगी क्रॉसिंग ओवर। सेम डेफिनेशन दोनों की। ठीक हो गया। जब क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होती है बट वो क्रोमोसोम्स होमोलागस होते हैं, तो उसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक हो गया। और ट्रांसलोकेशन किसे कहा जाता है, सेम चीज है, बट आपने याद रखना है नॉन होमोलागस क्रोमोसोम्स। ये क्या होते हैं, ये सेम क्रोमोसोम्स नहीं होते। मतलब जैसे हमने पढ़ा है क्रोमोसोम्स का पेयर है, दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर है। तो एक क्रोमोसोम्स जो एक्सचेंज हो रहा है वो फर्स्ट है, और जो दूसरा हो रहा है वो तीसरा जो पेयर है, बीच वाला बी गायब है। तो एक और तीन के बीच में ये एक्सचेंज हो रही है, तो ये अभी डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। क्या है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स के बीच में ये एक्सचेंज हो रही है, तो इसे हम कहेंगे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं ये। ठीक हो गया। तो ये आपने स्टेटमेंट में ध्यान देना है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पूछ रहा है या नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पूछ रहा है। ठीक हो गया। अगर होमोलॉगस की पूछ रहा है तो वो होगी क्रॉसिंग ओवर। ठीक हो गया। और नॉन होमोलॉगस की पूछ रहा है तो वो होगी ट्रांसलोकेशन। अगर सारी बातें आपको समझ ही नहीं आती तो ये दो वर्ड आपने जहन में बिठाने, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स तो वो होगी क्रॉसिंग ओवर, और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स तो वो होगी ट्रांसलोकेशन। ठीक हो गया। तो ये कैसे एक्सचेंज करते हैं, ये मैंने पेपर वाला भी आपको एग्जांपल दिया। या आप ये ले लें कि एक आपके दोस्त के पास ब्लू पेन है, एक के पास ब्लैक पेन है, आप दोनों तोड़ देते हैं आधे से, और एक आधा आप उस हाफ जो है दोस्त को देते हैं, और वो उसने जो तोड़ी है वो आपको दे देता है। तो आपके पास हो गई अभी ब्लैक एंड ब्लू, उसके पास भी हो गई ब्लैक एंड ब्लू। तो ये क्या हो गया, दोनों के पार्ट्स डिवाइड हो गए, एक्सचेंज हो गए, तो इसको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ठीक हो गया। तो जब क्रोमोसोम्स ये एक्सचेंज होते हैं, इससे ही फिर वेरिएशंस होती है ना। तो आप कहते हैं कि भाई आप फादर पे गए हो, आप मदर पे गए हो, या आप जो है ना दोनों पे नहीं गए हो, तो ये क्या होता है, ये जेनेटिकली वेरिएशंस होती हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स की। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेपर के हवाले से इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको कंसेप्ट समझाया। होमोलॉगस आपने याद रखना है, उससे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। जब नॉन होमोलॉगस का वर्ड आ गया तो उसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ये इसलिए बताया क्योंकि काफी जो बुकलेट्स हैं ना एमसीक्यूज के, उनमें ये दोनों डेफिनेशन एमसीक्यूज में पूछी गई है। आगे या जल के जब हमारी थ्योरी हो जाएगी, एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे, तो आपको ये दोनों डेफिनेशन काफी दफा नजर आएगी डिफरेंट जो है ना बुकलेट्स में। तो फिर आप वहाँ कहेंगे कि हमने ये चीजें नहीं पढ़ी। तो आपने ये ध्यान देना है कि होमोलागस जब भी आएगा, क्योंकि एसपीएससी आपको पता है कभी कभी सेम बुकलेट से निकाल देता है, तो ये चीजें हमारी पढ़ी हुई लाजमी होनी चाहिए। तो होमोलागस जब होगा तो क्रॉसिंग ओवर आपने ऑप्शन देखना है, और नॉन होमोलॉगस होगा तो ट्रांसलोकेशन उससे कहा जाता है। ये आपने जहन में बिठाना है। उसके बाद जो चीज हमने अभी पढ़नी है वो है जेनेटिक वेरिएशन। ठीक हो गया। वेरिएशन का क्या मतलब होता है, वेरिएशन का मतलब होता है चेंजिंग, चेंज, के जीन्स में क्या क्या चेंज आ रही हैं उन्हें कहा जाता है जेनेटिकली वेरिएशंस। ठीक हो गया। इसको आपने जो है ना जहन में बिठाना है, जो है ना अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिफरेंट जो जीन्स हैं या ट्रेड्स हैं एनिमल के सेम स्पेशी के, उनमें क्या क्या चेंजेस या क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं उन्हें कहा जाता है जेनेटिक वेरिएशंस। अभी ये क्या क्या कैसे होती हैं इनको अभी हम समझते हैं। ये आपने काजेज याद रखने हैं इसके। क्या काजेज होते हैं जेनेटिक वेरिएशन के, नंबर वन होता है सेग्रीगेशन। ठीक हो गया। दूसरा होता है क्रॉसिंग ओवर, जैसे मैंने हमने ऊपर भी डिस्कस किया, वो एक्सचेंज कर रहे थे। तीसरा म्यूटेशन, माइग्रेशन, सिलेक्शन, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक हो गया। तो ये इन तरीकों से ये जेनेटिक वेरिएशन होती है जो है ना बॉडी ऑफ एनिमल में।
अभी सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट, ठीक हो गया? कि एक पेरेंट है, उसने एक जीन ऑफ स्प्रिंग को दिया, और वो जो है ना सेपरेट हो गया या रेंडमली रिप्रोडक्शन के दौरान सेपरेट हो गया, तो अभी जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो डिफरेंट किसी दूसरे जीन के साथ कंबाइन करेगा। तो इस प्रोसेस को सेग्रीगेशन कहा जाता है। तो ये क्या होता है? ये भी जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, फिर जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है वो डिफरेंट लुक लाइक होता है पेरेंट्स से, ठीक हो गया? तो उससे सेग्रीगेशन कहा जाता है। तो किस तरीके से, मतलब ये एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ये पेपर में नहीं आएगा। पेरेंट जो काऊ था फॉर सपोज, उसके पास क्या थे ट्रेड्स? एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ये आपने एकेडमिक में पढ़ा होगा, ए बी ये यूज होते हैं जेनेटिक्स में, और इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसने ये जीन्स ट्रांसमिट किए या ट्रेड्स ट्रांसमिट किए ऑफ स्प्रिंग में, ठीक हो गया? अभी इसमें सेग्रीगेशन हो गई, ये सेपरेट हो गए आपस में रिप्रोडक्शन के दौरान। अभी जो ऑफ स्प्रिंग है या जो काफ है, उसके पास ये रेंडमली जाएंगे। ये पहले सीक्वेंस में आ रहे थे इस फॉर्मेट में, अभी ये रेंडमली जाएंगे। कैसे? हो सकता है दोनों बी कैपिटल जाएं, ठीक हो गया? हो सकता है दोनों बी जो है ना स्मॉल लेटर्स में जाएं। हो सकता है एक कैपिटल हो, एक जो है ना स्मॉल हो। ये इस तरीके से ये रैंडम होता है, ये सेपरेशन हो जाती है, उसे कहा जाता है सेग्रीगेशन। और आपने याद रखना है कि ये बिगेस्ट काज होता है जेनेटिक वेरिएशन का। सबसे बड़ा काज ये होता है सेग्रीगेशन। ये आपने ज़हन में बिठानी है। और जो है ना यही समझने की चीज है। डेफिनेशन आपसे सेग्रीगेशन की नहीं पूछेगा, ठीक हो गया? आपने यहाँ से कंसेप्ट ये समझना है कि बिगेस्ट काज जेनेटिक वेरिएशन का कौन सा है, तो वो है सेग्रीगेशन, ठीक हो गया? उसके बाद है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर भी मैंने आपको बता दिया, ऊपर भी हमने अभी पढ़ा कि जब एक्सचेंज करते हैं पार्ट क्रोमोसोम्स आपस में, तो उसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। इससे क्या होता है कि जो है ना फॉर सपोज एक फादर है, उसने जो है ना स्ट्रांग बॉडी के जो जीन्स हैं वो ट्रांसमिट किए, मदर ने जो है ना मदर जो फीमेल एनिमल है उसने हाई मिल्क के जीन्स ट्रांसमिट किए। तो अभी जो काफ होगा उसमें तो दोनों के आ गए ना, फादर के भी आ गए, मदर के भी आ गए, क्योंकि एक्सचेंज हो रही है। तो काफ जो आएगा उसमें दोनों ही वेरिएशंस पाई जाएंगी, तो उससे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। तो ये आपने याद रखना है, ये होता है सेकंड बिगेस्ट काज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ठीक हो? फर्स्ट कौन सा हो गया? सेग्रीगेशन। सेकंड कौन सा हो गया? वो हो गया क्रॉसिंग ओवर, ये वाली, ठीक हो गया? अभी लास्ट में ये तीन चार आते हैं, ये जो लास्ट में होते हैं म्यूटेशन, अभी हम नीचे भी पढ़ते हैं। म्यूटेशन किसे कहते हैं? जब रैंडम या सडन चेंज आ जाए डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में, जब अचानक से चेंजिंग आ जाती है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक हो गया? और माइग्रेशन, माइग्रेशन आपको पता है किससे कहा जाता है? जब कोई एनिमल या कोई मैन ह्यूमन ही एक पॉपुलेशन से या एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल है, ये भी वेरिएशन पैदा करते हैं किस तरीके से? कि फॉर सपोज कोई बाहर की ब्रीड है काऊ की, वो आप पाकिस्तान में लेके आए, तो अभी क्या हो गया? ये माइग्रेशन हो गई, अभी उसके जीन्स यहाँ जो हमारी इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं उनमें ट्रांसमिट हो जाएंगे। क्योंकि कैसे हुए? ये वेरिएशन लाए ना, आप बाहर से एनिमल लेके आए तो ये माइग्रेशन हो गई, ठीक हो गया? तो ये भी एक जेनेटिक वेरिएशन का टाइप है। दूसरा काज है, सॉरी, सिलेक्शन। सिलेक्शन में भी आप एनिमल जो बेस्ट होता है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, उसको सिलेक्ट करते हैं। तो जो आपको उनके ट्रेट या जो क्या कहते हैं कॉमन होते हैं या अप्रोप्रिएट होते हैं उनको लेते हैं, ताकि आप सिलेक्ट करते हैं। तो ये भी इस तरीके से भी वेरिएशन आ सकती है। और रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? कि ये भी रैंडमली चेंजेस आती हैं स्मॉल पॉपुलेशन में। इससे भी क्या होता है? आप सिलेक्ट नहीं करते, बट बाय चांस वो वेरिएशंस ऑटोमेटिकली जो है ना पाई जाती है एनिमल में या नेक्स्ट जनरेशन में। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है उसको अभी समझते हैं। ये थ्योरी थी, जिस तरीके से आपने समझना है। ये कभी भी आपसे सेग्रीगेशन क्रॉसिंग ओवर का जो है ना पूछेगा नहीं कि इनको डिफाइन करो, ना ही रिटर्न का पेपर है। आपने याद रखना है सेग्रीगेशन बिगेस्ट काज है, क्रॉसिंग ओवर सेकंड बिगेस्ट है, उसके बाद आता है म्यूटेशन, माइग्रेशन, सिलेक्शन, कोई भी आ जाए। अभी क्लियर है यहाँ तक चीजें? मुझे बताएं ये जेनेटिक वेरिएशन के काजेस। अच्छा, अभी क्वेश्चन अगर हम पास पेपर में जाएं इससे रिलेटेड तो कर लेंगे ना? यहाँ अभी कंफ्यूजन होगी। यह क्वेश्चन आपका 2023 में आ चुका है, एनिमल हस्बेंड्री विंग में, आई थिंक।
ठीक हो गया। तो अभी आपको दिखाते हैं क्वेश्चन वो, और आपने वो सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चले कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है और आपको चीजें अभी समझ आएंगी क्वेश्चन देख के। ये कुछ पेपर है 2023 वेटनरी ऑफिसर का। ठीक हो गया। इसको हम देखते हैं कि इसमें वेरिएशन से क्या क्वेश्चन आया था। 50 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। 50 बताना नहीं है, पहले समझना है। जल्दी काम शैतान का होता है, जल्दी नहीं करनी है। ठीक हो गया। ऑप्शन भी पढ़ने हैं। वाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। उसने कुछ भी नहीं पूछा है, उसने सिंपली पूछा है कि वेरिएशन चेंज के लिए, जेनेटिक वेरिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है। ठीक हो गया। अभी क्या है, नंबर वन ऑप्शन दिया है म्यूटेशन, और हमने पढ़ा है कि म्यूटेशन भी होती है। तो इसको अभी छोड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन तो पढ़ें। दूसरा ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर। ठीक हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, मैपिंग। अभी दो ऑप्शन तो ठीक हो नहीं सकते एक ऑप्शन में। मैपिंग आपने नहीं पढ़ी कहीं भी यहाँ पे कि भाई कोई मैपिंग भी था, बट मैपिंग क्या होती है जीन्स में, कि स्पेसिफिक जीन को, सुने तो सही मेरी बात, ठीक है आंसर हो गया। बात सुने, कंसेप्ट समझे। मैपिंग क्या होती है। मैपिंग किसी जीन्स को लोकेट करने के लिए की जाती है। ठीक है। मैपिंग का मतलब ही ये होता है ना, किसी चीज को फंक्शनली मैप करना, लोकेशन करना, इस तरीके से। तो ये वेरिएशन में नहीं आती, ये याद रखिएगा। तो ये होगा भी नहीं, और ना ही हमने अभी पढ़ा है। वेरिएशन के जितने भी नाम लिखे हुए थे उसमें मैपिंग नहीं था। अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है, दो है। म्यूटेशन भी हमने पढ़ा वेरिएशन में होती है, क्रॉसिंग ओवर भी होती है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होता तो फिर आप क्या करते। ठीक हो गया। यहाँ पे नन ऑफ दीज। अभी किस तरीके से आप बी कह रहे हैं, मुझे कोई बताएगा किस तरीके से बी है। चलो बी तो ऑप्शन सही है, किस तरीके से बी है। म्यूटेशन भी तो वेरिएशन करवाती है ना, जेनेटिक। यस सर, मैं बता सकता हूँ। जी जी बताएं। सर, क्रॉसिंग ओवर जो होती है ना, वो वेरिएशन लेकर आती है। बेसिकली म्यूटेशन जो होती है वो इंसिडेंटल होती है, वो एनी काइंड ऑफ चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में। तो वो लाजमी नहीं है कि वो हर हर मीटिंग के अंदर हो। लेकिन क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से ये वेरिएशन आती है। चलो वेरी गुड। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट जो हमने पढ़ा, ये भी बात ठीक थी भाई की। दूसरा अभी आपको बताया ना, क्या चीज बताई, दो आपने याद रखने। मेजर इसके काज होते हैं वेरिएशन के, एक होता है सेग्रीगेशन, दूसरा होता है क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग सेग्रीगेशन नहीं है तो आपने क्रॉसिंग ओवर को फर्स्ट मानना है इस ऑप्शन में, कि इससे ज्यादा होती है। कंसेप्ट ये है। ठीक हो गया। कंसेप्ट थ्योरी पढ़ाने का ये है कि आपको क्लियर हो गया कि भाई फर्स्ट जो होती है, या जो मेजर जो है ना वेरिएशन करवाता है सबसे ज्यादा, वो होता है सेग्रीगेशन। बट सेग्रीगेशन ऑप्शन में नहीं है, क्रॉसिंग ओवर है। तो क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन से तो ज्यादा करवाता है ना। चलो सडन चेंज होती है, जीन्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाती है डीएनए में, बट इससे ज्यादा जो ज्यादा वेरिएशन करवाता है वो करवाता है क्रॉसिंग ओवर। क्यों करवाता है, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो सेकंड बिगेस्ट काज होता है जेनेटिक वेरिएशन का, और ये म्यूटेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। म्यूटेशन को आप थर्ड नंबर पे मान सकते हैं, सेकंड नंबर पे नहीं मान सकते, या फर्स्ट नंबर पे नहीं मान सकते। ठीक हो गया। तो अगर घुमा के भी पेपर दे तो आपने ये चीजें समझनी है, और ये पास पेपर का क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, कि दोबारा ये जो है ना पेपर में फिर रिपीट हो जाए ए टू जेड, तो आप सोचे नहीं इस पे। डायरेक्ट आपने ये क्रॉसिंग ओवर समझना है। अगर सेग्रीगेशन ऑप्शन में देता है तो आपने फिर सेग्रीगेशन में जाना है, क्योंकि बिगेस्ट काज यही होता है जेनेटिक वेरिएशन का। ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अभी हम पढ़ते हैं म्यूटेशन पे। 7 मिनट है, म्यूटेशन की कुछ चीजें पढ़ते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, ये पेपर के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ड क्या याद रखना है, सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का वर्ड आ जाए या डीएनए का आ जाए, बात एक ही है। आपने जो जिस चीज पे फोकस करना है वो है सडन, कि अचानक से जो चेंजिंग आ जाती है जेनेटिक मटेरियल में या डीएनए में, उसे म्यूटेशन कहा जाता है। सडन का वर्ड आपने जहन में बिठाना है। ये डायरेक्ट डेफिनेशन पेपर में आती है, सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये म्यूटेशन की डेफिनेशन है। एक चीज ये एमसीक्यूज के। दूसरा ये, काफी मैंने देखा है एसपीएससी जर्नल जो वन पेपर होते हैं असिस्टेंट के, या 17 ग्रेड के कोई भी, जो अदर देन विटनरी है, उसमें पूछता है कि म्यूटेशन का टर्म किसने क्वाइन किया था। ये साइंटिस्ट का नाम भी आपने याद रखना है। उसका नाम था होगो दी वेराइस। ठीक हो गया। होगो दी वेराइस जो था, ये साइंटिस्ट था जिसने म्यूटेशन का टर्म दिया था।
तो ये आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है जो आपने जहन में बिठाना है। हो सकता है विक्शनरी में भी दे दे, या किसी भी पेपर में आप बैठे तो आपसे ये पूछ सकता है कि म्यूटेशन का टर्म किसने क्वाइन किया था, तो इसका नाम आपने ये याद रखना है, होगो दी वेराइस। इसने म्यूटेशन के बारे में बताया था। म्यूटेशन क्या हो गई? सडन चेंज। बस यहाँ तक भी आप अगर याद रखें तभी भी आपका जो है ना काम हो जाएगा। सडन चेंज जब भी स्टेटमेंट में आप पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट म्यूटेशन का वर्ड ही जहन में आएगा। ठीक हो गया? उसके बाद अभी म्यूटेशन जीन्स में भी होती है, क्रोमोसोम्स में भी होती है। ये सारी चीजें आपके काम की नहीं है। यहाँ से जो दो चीजें आपने याद रखनी है क्रोमोसोम से रिलेटेड, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या क्या होता है। दो टर्मिनोलॉजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है यूप्लाइडी एंड एन यूप्लाइडी। ठीक हो गया? ये आपने जहन में बिठाना है। ये पेपर में आ सकती है यूप्लाइडी एंड एन यूप्लाइडी। यूप्लाइडी क्या होता है कि चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक जो पूरा सेट है क्रोमोसोम का, उसमें अगर चेंजिंग आ जाती है तो उससे यूप्लाइडी कहा जाता है। ठीक हो गया? पूरे सेट में, एक क्रोमोसोम में नहीं, पूरा क्रोमोसोम का जो सेट है उसमें अगर चेंजिंग आ जाती है तो उससे कहा जाता है यूप्लाइडी। और एन यूप्लाइडी किसे कहते हैं? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट। मतलब कि एक सेट में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं उनमें अगर चेंज आ जाती है तो उससे कहा जाता है एन यूप्लाइडी। ये दोनों आपने याद रखने डेफिनेशंस, कि पूरे सेट में जब चेंजिंग आ जाती है तो उसे यूप्लाइडी कहा जाता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स में चेंजिंग आ जाती है तो उसे कहा जाता है एन यूप्लाइडी। इसके एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, 2n - n ये आपको कभी भी नहीं देगा। यहां से जो इंपॉर्टेंट है वो एन यूप्लाइडी का एक ही एग्जाम्पल जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। वो होता है, अभी एन यूप्लाइडी क्या होता है हमने पढ़ा कि जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंजिंग आ जाती है, सेट में नहीं, इंडिविजुअल नंबर्स में, तो उन्हें कहा जाता है एन यूप्लाइडी। आपने ये याद रखना है नली सोमी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज, कि नली सोमी में क्या होता है ये आपको खुद बना के दे सकता है। आपने याद रखना है क्या होता है, 2n - 2। किस तरीके से? 2n - 2 मतलब एक सेट है पूरा डिप्लॉयड नंबर का, उनसे दो क्रोमोसोम कम हो गए, जाहिर है क्रोमोसोम्स में चेंजिंग आ रही है ना, तो उससे कहा जाता है नलीसोमी। ठीक हो गया? मतलब जैसे काऊ के हमने पढ़े कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 60 है, उसमें -2 करें कितने हो गए, 58। तो इससे कहा जाता है नलीसोमी। ठीक हो गया? तो जब पूरे सेट में से दो क्रोमोसोम्स माइनस हो जाएं, जाहिर है उनमें क्रोमोसोम्स में चेंजिंग हो रही है, तो उससे कहा जाता है नलीसोमी। ये आपने वर्ड याद रखना है, 2n - 2 से कहा जाता है। ये यूप्लाइडी और एन यूप्लाइडी ये भी पेपर में आया नहीं है कभी। ठीक हो गया? बट ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, तो आपने याद रखना है जब पूरे सेट में यूप्लाइडी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में तो उसे एन यूप्लाइडी कहा जाता है। ठीक हो गया? ये आपने जहन में बिठाना है। लास्ट चीज जो अभी हम पढ़ रहे हैं, 2 मिनट बचे हैं, आई होप के हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से क्वेश्चन दो दफा आ चुका है, 2020 में भी आ चुका है और 2023 में भी आया था क्वेश्चन, इससे प्यूरिन एंड प्रीमाइडिन से। अभी हम समझते हैं प्यूरिन और प्रीमाइडिन किससे कहते हैं। ये होती है नाइट्रोजीनियस बेसिस डीएनए और आरएनए में। समझ नहीं आती भूल जाएं, एक बात आपने याद रखनी है, प्यूरिन कहा जाता है, प्यूरिन में आते हैं आपके एडिनाइन, आपने सुने होंगे एडिनाइन, एडिनाइन एंड ग्वानाइन। ठीक हो गया? ये प्यूरिन कहलाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये आपने दो नाम जरूर याद रखने, एडिनाइन एंड ग्वानाइन ये आते हैं प्यूरिन में। और प्रीमाइडिन में क्या आता है? प्रीमाइडिन में आपने याद रखना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आपने समझ जाना है। प्रीमाइडिन में आता है साइटोसाइन प्लस थायामाइन। ठीक हो गया? ये आपने नाम याद जरूर रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि प्यूरिन में कौन से हैं, एडिनाइन एंड गुआनाइन, एंड जो है ना प्रीमाइडिन में कौन से होते हैं, साइटोसाइन एंड थायामाइन। ठीक हो गया? अभी क्या होता है इसको, अभी इनकी जो है ना क्या कहते हैं, बेसिस भी बनाते हैं कि ये किसके साथ पेयर करते हैं। ये आपने याद रखना है, एडिनाइन ऑलवेज डबल रिंग बनाते हैं ना, प्यूरिन होती है, प्यूरिन डबल रिंग बनाता है, प्रीमाइडिन सिंगल रिंग बनाते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि उसमें आरएनए की एक यूरासिल भी आती है, वो अभी समझा रहा हूं। एडिनाइन आपने याद रखना है, ये पेयर करती है हमेशा
थायामीन के साथ। किसके साथ? थायामीन के साथ पेयर करती है एडिनाइन। ठीक हो गया। ये आपने पेपर के हवाले से बस इतना याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? साइटोसाइन। साइटोसाइन हमेशा पेयर करती है ग्वानाइन के साथ। जी में लिख रहा हूं। वेरी गुड। इस तरीके से ये आपने पेयर याद रखने हैं। पेपर में हमेशा क्वेश्चन 20 में भी यही आया था, एडी नाइन ऑलवेज पेयर्स विथ। 2023 में भी सेम क्वेश्चन आया था कि एडी नाइन पेयर्स विथ। ठीक हो गया। तो याद हो गया, एडी नाइन पेयर करता है थायामीन के साथ, साइटोसाइन पेयर करता है ग्वानाइन के साथ। ये आपने जहन में बिठाना है। अगर ये होता है डीएनए में, ये याद रखिएगा, किस में होता है? डीएनए में। वो आपको स्टेटमेंट में कभी कभी देता है कि डीएनए में आरएनए में। लेस देन 1 मिनट है, आपने दोबारा लिंक को ज्वाइन करना है, ताकि यहाँ से हम खत्म करके फिर जी के पढ़ते हैं। ठीक हो गया। फिर बीच में ये कट जाएगी तो आपको भी समझ नहीं आएगा।